हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी फिजिक्स फंडा चैनल। मेरा नाम है विक्रम और हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्लास 12 की फिजिक्स। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर की लास्ट क्लास लेंगे, ठीक है, जिसमें हम थर्ड एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। अभी तक हमने दो एप्लीकेशन स्टडी किए थे। क्या क्या? गॉस लॉ के फर्स्ट एप्लीकेशन था, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, वो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था एट ए डिस्टेंस r, एक किसी फिक्स डिस्टेंस r पे कैलकुलेट किया था। आज हम जो थर्ड एप्लीकेशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम यहाँ से। थर्ड इसका एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू electric field intensity due to a thin sheet, a thin, एक सेकेंड, क्या टॉपिक है? ड्यू टू ए थिन infinitely charged infinitely long uniformly charged sheet, plain sheet, ठीक है, ऐसा। तो ये टॉपिक है हमारे पास। क्या चीज बोलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे ड्यू टू ए थिन, एक बिल्कुल पतली, इनफाइनाइटली लॉन्ग और यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के लिए, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखें तो थिन इतनी होगी कि केवल और केवल उसमें एक लेयर चार्ज की होगी, ठीक है, और वो शीट है वो इस तरीके से है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। ये प्लेन, इसका प्लेन कैसे होगा? बोर्ड का प्लेन ऐसे है तो इसका जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिए, जैसे मैं एक शीट बना रहा हूं, ये इस तरीके से है, ये शीट है, ठीक है। इस शीट पे ये एक शीट है, वो इतनी थिन है कि उसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो एक लेयर का चार्ज है। मतलब अगर चार्ज, एक एक पार्टिकल चार्ज का, एक एक चार्ज पार्टिकल है वो दोनों तरफ एक एक है। जैसे एक चार्ज पार्टिकल ये है ऐसे, एक चार्ज पार्टिकल ये है ऐसे, एक चार्ज पार्टिकल ये है ऐसे, एक चार्ज पार्टिकल ये है। अब इसको कोई शीट बना दूं तो इस तरीके से है, ये है ना, ये चार्ज पार्टिकल है, तो इसकी शीट है, ऐसे समझ लो ये, ठीक है। पर यहां से ऐसे बहुत सारे हैं, इस तरीके से चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। चलिए, अब मुझे इस शीट की वजह से इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसका मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसका मतलब इसको इस तरीके से बना दो तो इनफाइनाइटली लॉन्ग का सिंबल होता है, ठीक है, ऐसा। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब समझेंगे हम क्या होता है। तो मुझे अब यहां से देखें, अगर यहां से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी रेडियली आउटवर्ड बाहर जाएंगी इससे, अगर ये चार्ज है तो, और इधर भी रेडियली आउटवर्ड बाहर जाएंगी। जैसे एग्जांपल मान लो ये पॉजिटिव यही वाली है ना, ये वाली। अब अगर मैं इसको ऐसे मानूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे ऐसे बाहर निकलनी चाहिए, ऐसे निकलनी चाहिए, ऐसे भी निकलनी चाहिए, ऐसे भी निकलनी चाहिए, लेकिन ये नहीं निकलेगी क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज है, इसलिए इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग लिया है कि इसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए, ठीक है। समझिए, हम लोग इसको यहाँ से डैश 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 करके लिखेंगे और इसको यहाँ से डैश डैश डैश, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे ख्याल से इस तरीके से निकलनी चाहिए। इसमें से निकलेगी कि नहीं निकलेगी? यही है, इसी को बनाया है मैंने थोड़ा सिंगल लेयर में। ये इसका साइड व्यू है, इधर साइड से देखेंगे तो, और इसका फ्रंट व्यू है कि इस तरीके से ये दिखेगा, ठीक है। दिस इज फ्रंट व्यू, आपको बनाना नहीं है ये। अच्छा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं उनकी वजह से ध्यान से अगर देखें तो ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है? ये यहाँ एक क्या जनरेट हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है ना। इसी को मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इसका मतलब अगर मैं यहाँ किसी भी कोई दूसरे चार्ज को मैं अगर यहाँ रखता हूँ तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, है ना। वो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज क्यू नोट मान लो कोई भी टेस्ट चार्ज रखा, इसके ऊपर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा कि नहीं लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पॉइंट पे बोलेंगे। सही बात है। चलिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पॉइंट पे बोलेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पे जो फोर्स लगेगा, मान लो इस चार्ज को इसके पास में लाऊं ऐसे, इस चार्ज को इधर ले आया, तो ये फोर्स ज्यादा होगा कि पहले से कम होगा? पहले से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले से ज्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ कहेंगे कि जैसे जैसे प्लेट के पास आएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, है ना। अब देखेंगे वो किस तरीके से है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं भी ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम हो। अभी के केस में ये बता रहा हूँ, तो हर एक यहाँ इससे मैं हर एक डिस्टेंस पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, क्योंकि मान लो कोई यहाँ तक ही है और को काफ़ी दूर तक है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग किसी एक आर्बिट्रेरी डिस्टेंस r पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। अब ध्यान से अगर देखें तो ये प्लेट है इनफाइनाइट, तो इसमें तो बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है ना, बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है। अब हमको फाइंड करना क्या था? हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। मैंने बताया कि ये पॉसिबल किससे है? इस फॉर्मूले से, अभी तक जो हमने पढ़ा है, इससे पढ़ा है, इससे निकला है। अच्छा, ये चाहिए हमको, और कैलकुलेशन इसके हिसाब से करनी है कि हमको एक DHR लेना है ना, एक DHR लेना है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के साथ में डायरेक्ट वो करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, फिर पूरे के लिए निकालना है, फिर क्लोज सरफेस के लिए निकालना है। तो हम लोग उल्टा चलेंगे, थोड़ा सा क्या चलेंगे? उल्टा चलेंगे। ध्यान से देखेंगे क्या बात करते हैं हम लोग शुरू में ये करेंगे कि हमको गॉस लॉ लगाना है। क्या लगाना है? गॉस लॉ। माना, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे चार्ज हैं, इस वजह से मैं गॉस लॉ लगाने के लिए सबसे पहले इस चार्ज को किसी पर्टिकुलर एक जगह बंद कर देता हूँ, एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में क्या कर दूंगा, उसको बंद कर दिया मैंने, ठीक है। उस चार्ज को, ये वाला चार्ज अब हमने कंसिडर किया है, ठीक है। गॉस लॉ लगाने के लिए क्या होना चाहिए कि हम उस चार्ज को बंद करें, ठीक है, एक क्लोज सरफेस बनाए। तो क्लोज सरफेस बनाएंगे तो उस चार्ज को किसी पर्टिकुलर क्लोज सरफेस में बंद कर दिया, और मैंने मान लिया कि ये चार्ज क्या है? Q है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या होती है कि मान लो मुझे इससे r डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से, इस जहाँ ये चार्ज कंसंट्रेट मान रहे हैं उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, है ना, ये r डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से, इसके r डिस्टेंस पे मान लो मुझे कोई पॉइंट P है या कुछ भी है, इस पॉइंट पे या इस डिस्टेंस पे मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से। ये जो छोटा सा चार्ज है ना, इस वजह से। तो मैं इसको रेफरेंस मान के यहाँ पे एक क्लोज सरफेस बना लूंगा इस हिसाब से, ठीक है, जहां की ये क्लोज सरफेस बन गई, ठीक है। तो और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये कब लगता है? जब ये चार्ज हो ना, ये चार्ज ऐसी क्लोज सरफेस में बंद हो जिसके बीच में ये आए, ये चार्ज। अभी ध्यान से देखें तो मान लो ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है, ये बना लिया है अभी अपन ने, तो यहां तो चार्ज है और इधर निकाल रहे हैं हम, यही तो है। तो ये चार्ज ये क्लोज सरफेस को अगर मैं कंसीडर कर लूंगा तो चार्ज इसके अंदर नहीं होगा, ये बाहर आ जाएगा। देखो ध्यान से, जैसे ये वाला सिलेंडर अगर मैं कंसीडर कर लूं तो ये चार्ज कहाँ है? यहाँ है, ठीक है, और जबकि इस क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो इस चार्ज को अंदर लेना है हमको, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम एक सिमिलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट और ले लेंगे, है ना, और ऐसे एक सिलेंडर, यही सिलेंडर है बिल्कुल इस तरीके से, और इसको ये यहां से आएगा ना, ये ध्यान रखिए, ये सिलेंडर है, ठीक है। चलिए, तो अब ध्यान से देखिए, एक्चुअली क्या हुआ है कि मैंने इसको ऐसे बनाया है, इस वजह से ये चार्ज बिल्कुल अंदर आ गया,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चार्ज अंदर आना जरूरी है और सिमेट्री हो तो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने क्या बोला, गॉस लॉ मोर एक्यूरेट रहता है जब चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर हो। तो यहाँ पे जो चार्ज हमने लिया है, ये जो कंसिडर किया है, वो Q इस क्लोज सरफेस के अंदर आ गया है। और दूसरा क्या है कि दोनों तरफ सिमेट्री है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी R ही है। ठीक है, चलिए अब हमारे लिए गॉस लॉ लगाना आसान है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हम करते क्या है, वो सिंपल बात कैलकुलेट क्या करते थे, हम ये करते हैं कि हम इससे पास होने वाला, ये जो क्लोज सरफेस है इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है। ठीक है, पहले तो मैं यहाँ 3 सरफेस है मेरे पास बेसिकली। तो ध्यान से अगर देखें तो एक सरफेस ये है, दूसरी सरफेस ये है, ये वाली, और तीसरी सरफेस कौन सी है, ये है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, मान लो ये सरफेस है 1, ये सरफेस है 2 और ये सरफेस है 3, ऐसे मान लेते हैं 3 सरफेस है। ठीक है, पहली ये फ्लैट सरफेस, दूसरी ये फ्लैट सरफेस, तीसरी ये जो सर्कुलर सरफेस है वो। ठीक है, चलिए तो मैं यहां से ध्यान से अगर मैं देखूं तो इस सरफेस के लिए मैं फ्लक्स निकालूंगा। अच्छा, इन तीनों के लिए मुझे फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, सबसे पहले वहां देखो वो जो फॉर्मूला था हमारे पास, इसको अगर वापस एक बार लिखूं तो फाई इक्वल्स टू क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये है। इसको छोड़ो, हमको निकालना, ये निकालना है, इस वजह से हमको फाई निकालना पड़ेगा। कैसे न कैसे पहले क्या निकालेंगे अपन, फाई। फाई क्या है, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस। तो सबसे पहले फाई निकालेंगे। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो यहां निकालेंगे जो टोटल, यहां लिख देता हूं इसको, टोटल फ्लक्स पासिस थ्रू क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सिलेंडर लिख लो, सिलेंडर ही तो है ये। जो टोटल फ्लक्स पास होगा, लेट दिस इज फाई, कितना है ये, फाई है, तो वो किसके इक्वल होगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 प्लस फ्लक्स पासिंग थ्रू 2 प्लस फ्लक्स पासिंग थ्रू 3। ऐसा ही है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू 1, इससे जितना फ्लक्स पास होगा वो, प्लस इस फ्लक्स से इससे जितना पास होगा वो, प्लस इस सरफेस से जितना फ्लक्स पास होगा वो। ठीक है, तो इसको नंबर डाल देते हैं 1। क्या डाल देते हैं, 1। कोई बात नहीं है सर। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, फाई 1 कैलकुलेट करेंगे, फिर फाई 2 कैलकुलेट करेंगे, फिर फाई 3 कैलकुलेट करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है, चलिए फाई 1, फाई 2 और फाई 3 कैलकुलेट करते हैं। इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, इसकी इतनी जरूरत नहीं है। यहाँ थोड़ा सा फाई इक्वल्स टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, है ना। चलो यहाँ तक ठीक है, आप लोग साइड में करना नीचे से। तो ध्यान से देखिए, मुझे कैलकुलेट करना है फाई 1, इससे पास होने वाला पूरा फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे हम लोग, इससे पास होने वाला फ्लक्स का मतलब क्या होगा कि जैसे ये चार्ज, ये है ना, ये चार्ज है, ये यहाँ जो बंद है, वो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, तो वो नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली कितनी पास हो रही हैं इस फर्स्ट सरफेस से। ठीक है, उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ एक एलिमेंटल एरिया लूंगा। क्या लूंगा, एक एलिमेंटल छोटा सा एरिया ले लूंगा, डी ए। क्या ले लूंगा, डी ए एरिया। ठीक है, लेट टेक दिस, डी ए ले लिया। अच्छा, इसके बाद में इस सरफेस से अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड रहेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन मेरे ख्याल से ये रहेगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या रहेगी, इधर रहेगी, क्योंकि इसके लिए तो इधर और इसके लिए इधर, अभी बना के दिखाया था मैंने आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद में एरिया वेक्टर है ये वाला डी ए एरिया वेक्टर है, तो इधर से छोटा सा लेंगे तो परपेंडिकुलरली क्या रहेगा, आउटवर्ड रहेगा। तो ए कैप की डायरेक्शन किधर रहेगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। एरिया वेक्टर पढ़ाया था हमने। अच्छा, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। आया समझ में आपको। ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छे से आया होगा। चलिए, तो मैं यहां से क्या कह रहा हूं कि मुझे निकालना है यहां से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा कि इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। यहां लिखूंगा मैं फ्लक्स passes through DA, है ना, DA।
इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ना। अच्छा, इसमें ये लिख लेते हैं फॉर सरफेस 1। क्या लिख रहे हैं? फॉर सरफेस 1 के लिए कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। फ्लक्स पासेस थ्रू डी ए, ठीक है, इस छोटे से एरिया से, तो वो कितना हो जाएगा फाई डी फाई 1। ये छोटा सा एरिया है तो इससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बिल्कुल कम होंगी, जिसको डी फाई, तो उसको फ्लक्स भी कम होगा, तो उसको डी फाई 1 से शो किया है, ठीक है। अच्छा, फाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये तो होता है। तो यहां भी यही लिखेंगे, ई वेक्टर डॉट, यहां ए वेक्टर नहीं है, ये छोटा एरिया है, तो डी ए वेक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डी ए वेक्टर लिखेंगे। ए कैप नहीं लिखेंगे क्योंकि ए कैप खाली डायरेक्शन को शो करता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। यहां तक समझ में आता है? चलिए, इसके बाद में क्या है कि ये फ्लक्स, इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर दूं मैं, तो डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने का तरीका क्या है? ई डी ए कॉस थीटा, सही है, ई डी ए कॉस थीटा। यहां पे ये थीटा किसके बीच में एंगल है? डी ए यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में वेक्टर, वो एंगल कितना है? थीटा इक्वल्स टू 0। तो cos 0 की वैल्यू कितनी आती है बताइए? cos 0 की वैल्यू कितनी आती है? cos 0 की वैल्यू है अपने पास, cos थीटा की जगह हमने cos 0 रखा तो 1 आ गई वैल्यू, है ना। तो इसमें पुट कर देंगे हम लोग इसको, तो डी फाई कितना आ जाएगा यहां से? डी फाई 1 हो गया ई डी ए, सही बात है। ई डी ए, cos 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो डी फाई हमने निकाल दिया है यहां से, डी फाई 1 सॉरी, तो ई डी ए आ गया। तो हमने क्या निकाला है? इस छोटे से एरिया डी ए से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है आपने, ठीक है। चलिए, अब मुझे क्या करना है? मुझे ये छोटे से एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं चाहिए सर, मुझे तो सर ये जो पूरी सरफेस है उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। तो क्या करूं सर? ऐसे, इसका मतलब इसमें है ना, ये बिल्कुल छोटा एरिया है ना, बहुत माइनर एरिया है जो इनफाइनाइटली स्मॉल है। तो इनफाइनाइटली स्मॉल से ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इसके नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऐसे ही एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने का, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स को ऐड कर नहीं सकते, इस वजह से हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन करते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं, और है ना। तो देखो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड से इंटीग्रेशन करने पर, तो डी फाई 1 फिर ई डी ए, सही है। चलिए, मेरे ख्याल से इतना ही है, इससे आगे चलते हैं हम। तो डी फाई 1 का इंटीग्रेशन को क्या लिखेंगे? फाई 1। भाई डी फाई 1 जो छोटे से में पास होने वाला फ्लक्स और इसमें से पास होने वाले फ्लक्स को क्या बोला हमने? फाई 1। तो फाई 1 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो सरफेस है ये वाली, ये इसके बीच में से सेम डिस्टेंस पे होगा इसका हर एक पार्टिकल, हर एक छोटा छोटा एरिया एलिमेंट इससे सेम डिस्टेंस पे होगा, r डिस्टेंस पे। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? सबके लिए सेम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, इस वजह से हम इसको बाहर निकाल लेंगे, सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको बाहर निकाल लिया। अब छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स को जोड़ा, किसके थ्रू जोड़ा हमने? ये क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इंटीग्रेशन के थ्रू। तो इंटीग्रेशन के थ्रू जोड़ूंगा तो इसका एरिया आ जाएगा, और इसका एरिया हमको कितना दे रखा है? a। तो हम लोग फाई 1 इक्वल्स टू ई इंटू ए लिख सकते हैं। समझ में आ गया? इसका एरिया हमको पहले से गिवन रहेगा कि इसका एरिया a है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। तो ये फर्स्ट इक्वेशन डाल दी हमने। क्या डाल दी? फर्स्ट तो वो थी, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है ना। इसको सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं अपन। चलिए, यहां तक समझ में आता है आपको? ठीक है। चलिए, अब सेम काम उधर करना है हमको, बिल्कुल सेम काम है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया, बिल्कुल डिक्टो उधर होएगा तो उधर देख लेना, है ना। और पीछे की जो डेरिवेशन है, दो या तीन डेरिवेशन है, वो भी बिल्कुल सेम है, तो आपको उसको अच्छे से देखना है, दोबारा देख लेना। अगर मान लो वहां समझ में नहीं आया तो इसको देख लेना, ठीक है। अच्छा, चलिए, इसके बाद में हम लोग कौन से सरफेस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? फोर सरफेस 2। कौन सी सरफेस है? 2, ये वाली सरफेस। इस सरफेस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं फ्लक्स पासेस थ्रू डी ए। मान लो इस सरफेस में जाएंगे, इससे पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है मेरे को, तो इससे पास होने वाली नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे छोटा सा, पहले एक छोटा सा एरिया लूंगा मैं, डी ए वो ले लिया, है ना।
उससे पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा। तो मान लिया उससे पास होने वाला फ्लक्स है डी फाई, कितना है, डी फाई 2। सेकेंड सरफेस से छोटे से एरिया से पास होने वाला एरिया एलिमेंट है डी फाई 2, ठीक है। चलिए, तो अब इससे पास होने वाला फ्लक्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यही तो होगा, सही बात है सर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, यही तो है। अब इन दोनों के बीच में वापस थीटा कैलकुलेट करेंगे कि डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में, ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो कितना है। तो वो कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका मैंने बताया था, जैसे इसमें है, इसका एरिया वेक्टर अगर मैं लूँ ना तो वो ए कैप इधर जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जा रही है, इसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर रहेगी। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितना हो गया एंगल, 0। सही बात है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल सेम वही डिक्टो काम है, उसी को रिपीट करना है आपको एक्चुअली देखा जाए तो, है ना। चलिए, तो यहाँ पे कोस थीटा की जगह में कोस 0 आ जाएगा, कोस 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ से अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो डी फाई 2 इक्वल हो गया ई डी ए, है ना, सिंपल ई डी ए। अब मैंने क्या निकाला है, छोटा सा जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई इस छोटे से एरिया से, उससे पास होने वाला फ्लक्स निकाला है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई है वो निकाला है हमने, है ना, इस छोटे से डी ए एरिया से। अब मुझे क्या करना है, मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, इस पूरे सरफेस एरिया, मान ये भी ए ही है, तो इस टोटल सरफेस एरिया से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है। तो मैंने यहां लिखूंगा टोटल फॉर टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस 2, है ना, सरफेस 2। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने को। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेम डिक्टो काम है। तो ये फाई 2 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम रहेगी क्योंकि सब जगह डिस्टेंस सेम है ना। तो E इक्वल्स टू डी ए, इसका इंटीग्रेशन एरिया, इन सबका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका एरिया ए आ जाएगा। तो फाई 2 कितना हो जाएगा बताइए, ई ए। तो हमने इस सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स निकाला है, वो भी ई ए ही आया है, क्योंकि और बिल्कुल सेम डिक्टो डेरिवेशन है। इसी को कर लीजिए चाहे से उसको कर ले, एक ही बात है, ठीक है ना, दोनों सेम है, कुछ चेंज नहीं है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, हमको दिखता भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें ऐसे जाएंगी तो ऐसे होंगी, तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो वो ये है, ये वाला भाई साहब, इससे भी ऐसे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी परपेंडिकुलरली, तो वो ये है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है हमने। अब ध्यान से अगर देखें तो ध्यान से देखो, अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, फॉर सरफेस 3 है ना। सरफेस 3 कौन सी है, ये वाली की बात करें, ये वाली सरफेस है, इसकी बात करें, इससे कितना फ्लक्स पास होता है। तो इसमें भी एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं हम, माना कि ये डी एरिया एलिमेंट है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं, ऐसे जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इस पे इस तरीके से रहेगी, है ना, इस डी ए को साइड में कर लो, डी ए एरिया एलिमेंट है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर ही है। अच्छा, एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, यहां ले लें तो ऐसे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लेंगे तो ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे ए कैप। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई मेरे से एंगल पूछे, ई वेक्टर और ए कैप के बीच में एंगल पूछे, तो मैं थीटा बोलूंगा 90 है सर, दिख रहा है मुझे, एल बन रहा है यहाँ पे, क्या बन रहा है, एल बन रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन किया हमने। अब ये कब वहां करना है, देखो ध्यान से, फॉर सरफेस 3 कर रहे हैं हम, तो इससे पास होने वाला, इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, डी फाई 3 से कैलकुलेट करेंगे, और इस छोटे से एरिया एलिमेंट से पास होने वाला सरफेस फ्लक्स क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है, छोटे से, तो ये हो जाएगा। तो इसके बाद में वही फॉर्मूला ई डी ए कॉस थीटा, बट क्या
थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 90 है इन दोनों के बीच में, देखो ना यहाँ थीटा कितना है 90, सो थीटा इक्वल्स टू 90, सो cos 90 इक्वल्स टू 0। तो cos 90 इसको यहाँ पुट भी कर देंगे मान लो, तो cos 90 की जगह कितना आ जाएगा 0, तो EDA 0 रख दो cos 90 की जगह, तो 0 रखा तो d phi 3 कितना आ गया 0। मतलब इससे, इस छोटे सा एरिया एलिमेंट है, इससे कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि इस छोटे से पास नहीं हो रही, किसी में नहीं होगी। तो अगर मैंने फॉर टोटल फ्लक्स थ्रो सरफेस 3 कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे d phi 3 इक्वल्स टू 0 का इंटीग्रेशन, तो phi 3 कितना हो गया 0 हो गया। इक्वेशन नंबर 4 कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 4 है ना। इसके बाद में हम थोड़ा आगे चलेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक सेकेंड, चलिए। तो ये हमने ये सब निकाला है यहाँ से, ठीक है। चलिए इसके बाद में क्या चीज़ है, इसको मिटा देते हैं एक बार, इन सबको मिटा दो यहाँ से। अब ध्यान से देखते हैं एक बार वापस। तो ये जो phi 1, phi 2 और phi 3 की वैल्यू है, हम किस में पुट करेंगे इसको, हम पुट करेंगे उसको इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है ना। फ्रॉम, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4 पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जानते हैं, phi इक्वल्स टू phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3, ठीक है। तो phi इक्वल्स टू क्या था उसमें, phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3, ऐसे तो था, यही तो था फर्स्ट इक्वेशन। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा, टोटल phi इक्वल्स हो जाएगा phi 1 EA है ना, EA, phi 2 कितना है EA, phi 3 कितना है 0, तो phi की वैल्यू कितनी आ गई 2EA, सही हुआ, ठीक है। चलिए इसको डालते हैं, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई बात नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 5 डाल लो, है ना। अब ध्यान से देखिए, यहां तक समझ में आता है आपको। अब देखिए ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं, फ्रॉम गॉस लॉ। अब हम लोग गॉस लॉ की बेसिक डेफिनेशन लगाएंगे। फ्रॉम गॉस लॉ क्या कहता है कि इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, टोटल फ्लक्स फाई, वो रहेगा इसके अंदर जो एनक्लोज्ड चार्ज है, मतलब ये वाला क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड बाई इसके इक्वल रहेगा। और जो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके जो निकाला है वो ये फ्लक्स है। तो मेरे ख्याल से फाई इक्वल्स टू ये है और फाई इक्वल्स टू ये है, दोनों ही सही है होने चाहिए, क्योंकि दोनों तरीके सही है। इसलिए हम दोनों को इक्वेट कर देंगे कि ये वाला फ्लक्स इससे ये इतना आ रहा है, इससे इतना आ रहा है, तो दोनों ये टर्म भी इक्वल होगी ना। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम 5 and 6 साइन, तो 2EA इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होना चाहिए। तो मुझे निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, टारगेट मालूम होना चाहिए आपको। तो E निकालना है मुझे, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E, ऐसा लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला तो ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉर्मूला काम आ सकता है। अच्छा, उसके बाद में थोड़ा इधर आ जाओ। वी नो ये जो चार्ज है उसकी कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, कितनी है सिग्मा। वी नो सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए होता है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी तो इसकी ले लो या पूरे के ले लो, डेंसिटी एक ही रहती है, ठीक है। तो क्यू सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। तो इसमें ये जो टर्म है ना, ये वाली टर्म है, इसको रिप्लेस कर देंगे इससे। तो यहां पे E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन A की जगह लिखेंगे अपन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आई है हमारे पास, ये किसकी फॉर्म में आ गई, ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में है और ये चार्ज और एरिया की फॉर्म में है, ठीक है।
अच्छा, यहां तक क्लियर है आपका? ये आपकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो है, ठीक है। चलिए इसके बाद में मान लो ये तो क्लियर हो गया। अब मान लो अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है इस प्लेट पे, क्या होता? नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है। मान लो यहाँ नेगेटिव 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 चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो आती ना वो आती -q/2ε0a, माइनस आता है इसमें चार्ज, ठीक है। और दूसरा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी -σ/2ε0a, इस तरीके से आता। और इसमें जो पहले वाला केस था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड ऐसी थी, इसमें कैसे होंगी? रेडियली इनवर्ड होगी। ये कैसे होगी? रेडियली इनवर्ड होगी। इस प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, ठीक है। तो वो बात की बात है, हम लोग जो ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से देखिए आप, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और है इसमें, है ना, एक चीज ये फॉर्मूले को देख को समझ में आती है मुझे। क्या समझ में आती है? देखिए ध्यान से कि मैंने जो ये डिस्टेंस कंसीडर करी है ना r, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं नहीं आ रही है। ध्यान से देखिए, यहां से ये डिस्टेंस जो कंसीडर करी है हमने, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ना तो इस फॉर्मूले में आ रही है वो डिस्टेंस, और ना ही इस फॉर्मूले में आ रही है। तो एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस जो पैरेलल प्लेट है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन पैरेलल प्लेट है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसमें जो कितनी ही दूर पे अगर मैं वो रख दूं, मान लो, तो वो ये जो R है ना, R, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करेगी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो थ्रू आउट सेम रहेगी, और इससे पास होने वाला, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो थ्रू आउट सेम रहेगी। उसी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है हमने। क्या बोला है? उसी को ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है। समझा देता हूं कि E यहां लिखेंगे, यहां लिख लो नॉट, यहां लिखो नॉट, नॉट, नॉट हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इसको ऐसे पढ़ना है, हेयर E, ऐसे लिख लो, E does not depend on distance r, ठीक है। जहां हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर नहीं डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इस फॉर्मूले में r नहीं है। सो E does not depend on r and it will be same, ठीक है, it will be same for all distances, और डिस्टेंसेस, जितनी भी डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस लेंगे उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम रहेगी, ठीक है। तो हाँ, पहले तो इसका ग्राफ बनाना है, कोई ग्राफ बनवाए तो आपसे तो इस तरीके से बना सकते हैं। E और R में जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट, कि E में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, जबकि R बढ़ रहा है ना। तो E में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं है, देयर इज नो डिस्टर्बेंस, ओके। इसी वजह से किसी भी डिस्टेंस की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा और यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, जितनी जहां भी ले लें हम वहां यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, ठीक है। इसी वजह से ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने नाम सुना होगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं? ऐसे जो चार्जेस होते हैं उनसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ठीक है। सो लिख लो चाहे से, सो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसा, ठीक है। चलिए, इसमें कहीं भी चार्ज रख दो, यहां चार्ज रखोगे तो भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी, उतना ही फोर्स यहां लगाएगी, उतना फोर्स यहां लगेगी, तो बिल्कुल सेम है, डिस्टेंस से कोई इफेक्ट नहीं है। अच्छा, तो अब जब भी आपको पढ़ाया जाएगा वो इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि मान लो कोई भी चार्ज है ना, कोई भी चार्ज है, उस पर मान लो फोर्स का इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो जो फील्ड होगा वो क्या है, मतलब अलग अलग डिस्टेंस पे भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बढ़ या घट नहीं रहा है। तो वो किसकी वजह से होगा?
ऐसे थिन, ऐसे ऐसे जो प्लेन शीट होगा उसकी वजह से। तो आप ये समझिए, तभी ध्यान से देखना, जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फिगर बनवाते हैं हम उसे ऐसे बनवाते हैं, इस तरीके से है सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो ऐसी लाइंस आ कहाँ से सकती है? ऐसी लाइंस आ सकती है एक ऐसे चार्जेस, जैसे ये इसमें से गया, ये इसमें से गया, ये इसमें से गया, इस तरीके से आ सकती है। ऐसा ही तो पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसी थिन प्लेट से ही वो निकलती है, ठीक है। जबकि जो पॉइंट चार्ज होगी उससे इस तरीके से रेडियली जो वो होंगी ना, वो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यही है ना। यहाँ तक समझ में आता है आपको? तो ये बेसिक कंसेप्ट है इसका, और मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये बात, है ना। चलिए, इसके बाद में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, एक क्वेश्चन है, उसको करके हम खत्म करेंगे आज की क्लास, और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आपको पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें इसको। कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आपको बताएंगे जो भी हमको समझ में आता है ना। और आप जो भी फिजिकली फील करना चाहें उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, हो सकता है मुझे ऐसा भी लग जाए कई बार कि मैं ज़्यादा बता दे रहा हूँ, तो आपको जितना चाहिए उतना रखिए, बाद बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसके बेस पे, मैं सीबीएसई में क्वेश्चन 3-4 बार पूछा है ना। इसके बेस पे उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो कुछ इस तरीके से है कि 2 प्लेट है हमारे पास, क्या है, 2 प्लेट हैं। जैसे एक प्लेट तो ये हो गई, एक प्लेट तो ये हो गई, ये मान लो पॉजिटिवली चार्ज है। कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज है, ओके। और एक प्लेट, अच्छा इसका एरिया ए है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लिया सिग्मा 1 है। कितनी है? सिग्मा 1। अब दूसरी प्लेट और है, 2 प्लेट, ये प्लेट ऐसे रखी हुई है इस तरीके से, है ना, ठीक है। और थिन प्लेट है, कैसी है? थिन प्लेट है, एक ही लेयर है, मतलब ये जो एटम्स हैं जो भी पॉजिटिव वो है ना, सॉरी पॉजिटिव चार्जेस हैं उनकी एक ही लेयर है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब एक और है ऐसी एक प्लेट और है, इस तरीके से, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये मान लो सिग्मा 2 है और इसका एरिया है ए। कोई बात नहीं सर, इसको हटाओ पहले। चलिए, 2 प्लेट हैं, केस फर्स्ट है ये, है ना, इसका केस फर्स्ट है। इसमें इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 ग्रेटर देन है सिग्मा 2 से, और दोनों ही ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब यहाँ चार्जेस ज़्यादा है और यहाँ सेम एरिया के लिए चार्जेस कम है। देखो ना, 3, 3, 6, 3, 9, यहाँ 5 ही है, तो ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी, ठीक है ना। यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है और दोनों 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है। क्या है ये? प्लस 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 से बनी हुई है। इसको समझ लीजिए, अच्छे से समझ में आता है आपको, ठीक है। चलिए, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि मुझे कोई ये पूछे कि ये दोनों प्लेट्स ऐसे रखी हुई हैं, ठीक है। तो इसके 3 रीजन हमने डिफाइन किए हैं। पहला रीजन ये है, जो पहली प्लेट है उसके लेफ्ट साइड में। एक रीजन ये है, इसको P बोलेंगे, इसको मान लो Q बोल दिया हमने। ये इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक रीजन है और एक थर्ड प्लेट के बीच में रीजन है ना, ठीक है। इस तरीके से 3 रीजन है। अब मैंने आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको थोड़ा कैलकुलेशन में। ये प्लेट है ना, इसी को बना रहा हूँ मैं फ्रंट व्यू से, इस तरीके से दिखेगा ये, है ना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये प्लेट मान लो इस तरीके से है और ये भी इसी तरीके से है, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ठीक है। अब समझिए, ये प्लेट ये है, ये प्लेट ये है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मुझे क्लियर बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस प्लस चार्ज से इधर रेडियली आउटवर्ड, इधर भी, इधर भी, इधर भी, यहाँ तक समझ में आता है। इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर, इधर, इधर और इधर, इस प्लेट की वजह से। अब इस प्लेट की वजह से देखो तो इधर, इधर, इधर और इधर, रेडियली आउटवर्ड तो रहेगा ना, इधर भी, इधर भी और इधर भी और इधर भी, ऐसा ही तो है। कोई दिक्कत है किसी को? इसको ध्यान से देखिए, इसी से कर रहे हैं हम, इसको मिटा देना बाद में। चलिए ध्यान से देखो, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर, इस 1 प्लेट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कुछ होगी, मान लो E1। तो मान लिया कितनी है? E1। बस हमको उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जा रही है? इसमें इधर जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर रहेगी? इधर रहेगी। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी उधर रहेगी,
ठीक है सर। अच्छा, इस टू की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी रहेगी? देखो ये इधर आएगी तो सही ना, आगे आएगी, तो इस पे इस टाइम पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी रहेगी? इस टू प्लेट की वजह से इधर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये इधर रहेगी। समझ में आता है क्या आपको? ठीक है। अब वही बात है, इधर देखो, इधर ये जो लाइंस है वो आगे ऐसे जाएंगी कि नहीं जाएंगी? जाएगी, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि आर पॉइंट पे, मान लो यही है ये पॉइंट आर, तो आर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट जो प्लेट होगी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाएंगी? इधर जाएंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर रहेगी। सही बात है। अच्छा, दूसरी वाले की वजह से भी किधर जा रही है? इधर ही जा रही है। देखिए ये जा रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इधर ही जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किधर रहेगी? इधर ही रहेगी। सही बात है। चलिए, तो अच्छा बीच में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ध्यान से देखिए इस रीजन को, ये इंपॉर्टेंट है। इस वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जा रही हैं? इधर जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस प्लेट की वजह से, मतलब E1 है, वो इधर है। सही है। इस प्लेट की वजह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जा रही है? इधर जा रही है, इस बीच वाले रीजन में। तो इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किधर रहेगी? इधर रहेगी, तो डायरेक्शन इधर रहेगी इसकी। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है। अगर नहीं आए तो अच्छे से और देखना है इसको, मेरे को जितना आता था मैंने बता दिया आपको। ठीक है। चलिए, अब मुझे क्या करना है? यहां और यहां, ठीक है, यहां और यहां, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा यहां भी और यहां भी, तो दोनों एक जैसा ही काम हो रहा है। इसमें भी दोनों उधर जा रही है, इसमें भी दोनों इधर जा रही है। ठीक है, दोनों एक तरफ जा रही है। तो लिखेंगे इन रीजन, यहां दो रीजन बन रहे हैं, इन रीजन P एंड R। कौन सा रीजन? P एंड R। E नेट, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो दोनों के ऐड होने के साथ में बनेगा E1 प्लस E2। कोई दिक्कत नहीं है सर। सही बात है। अच्छा, ऐसी प्लेट की वजह से मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला है वो क्या निकाला है? E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो निकाला ना। तो बस E1 की जगह क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो होगा। तो E नेट ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा अगर और सॉल्व करना चाहिए तो E नेट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, और यहां से सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ऐसे आ जाएगा। ये P और R में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद में दूसरा रीजन देखते हैं। इन रीजन Q, ये बीच वाला रीजन, ये वाला रीजन है ना। इन रीजन Q रीजन में देखते हैं। Q रीजन में हम लोग इसको देखते हैं। Q रीजन में क्या है? E1 माइनस E2, दोनों अलग अलग है ना, तो आपस में दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से आएगा। अब किस में से कौन माइनस होएगा? E1 माइनस E2 होगा या E2 माइनस E1? जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, ध्यान से सुनिएगा, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें चार्ज ज्यादा होंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकालेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकालेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो E1 ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? E1 इज ग्रेटर देन E2, तो E1 इज ग्रेटर देन E2, दैट मीन्स बड़ा माइनस छोटा। ओके। चलिए, E1 माइनस E2। चलिए, तो इसको सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को इधर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। किसके लिए? फॉर रीजन Q के लिए। आए समझ में आपको? मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, है ना। कोई ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, 3 बार रिपीट हुआ है, 3-4 बार तो हुआ होगा, है ना। चलिए, इसके बाद में एक टॉपिक और है, छोटा सा टॉपिक नहीं है, इसका केस सेकंड है एक्चुअली वो, है ना। तो मैं इसको मिटाना नहीं चाहता हूं अभी, इसी से समझ में आएगा वो। तो केस 2 अगर मैं देखूं इसी का, है ना, केस 2 देख रहे हैं। क्या केस है कि मुझे यहां सिग्मा 1 दे रखा है प्लस सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है? प्लस सिग्मा, और सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी है? माइनस सिग्मा। ठीक है सर। इसका मतलब फिजिकली मीनिंग क्या है कि अगर मैं 2 प्लेट्स बना दूं,
अगर मैं दो प्लेट्स बना दूं जिनका एरिया सेम है, जैसे ये बना रखी है, और इसका एरिया ए है, एक प्लेट और बना लेते हैं ऐसे, इसका एरिया भी ए है, ठीक है। तो इसमें इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस ए प्लस सिग्मा है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, ठीक है। अब देखो सिग्मा होने का मतलब क्या है, सिग्मा सिग्मा है, इसका मतलब अगर इसमें मान लो 4 पॉजिटिव चार्ज हैं तो इसमें भी 4 ही रहेंगे चार्ज, लेकिन यहाँ क्या है, प्लस है, इस वजह से प्लस आए हैं, ठीक है। यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव सिग्मा है तो नेगेटिव नेगेटिव 4 आएंगे, क्योंकि सिग्मा डिनोट करता है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस को, है ना, पर यूनिट एरिया के लिए, और यहाँ पे प्लस और माइनस डिनोट करते हैं कि कौन सा चार्ज किस प्लेट पे रहेगा। यहाँ तक समझ में आता है क्या आपको? ठीक है, तो मैंने ये आपको बताया, क्लियर है किसी को, कि जो सिग्मा है वो नंबर ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेगा, और ये सिंबल खुद ही रहेगा कि पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। यहाँ तक समझ में आता है आपको, है ना। चलिए अब इसको तो इरेज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए वही बात है सर, देखो ध्यान से, दोबारा इसको ध्यान से गौर से देखना, है ना। वापस बनाता हूँ इसको, ये देखिए इसी प्लेट, इन्हीं दोनों प्लेट को वापस बना रहा हूँ, आपको समझ में आए तो। ये प्लस ये प्लस ये प्लस, एक बार और प्लस, ठीक है, कोई बात नहीं। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखो, इस यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी इधर भी और इधर भी जाएगी, मतलब यहाँ तक जाएगी, ये आगे तक, है ना। इसको आगे तक बढ़ा लो, इससे भी ऐसे आगे तक जाएगी, इससे भी ऐसे आगे तक जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इधर तो जानी है, इससे भी ऐसे आगे तक जाएगी, ऐसे, ये ओके। चलिए अब ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा गड़बड़ी है। पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से इसकी रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, सही बात है सर, ठीक है। यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होगी, रेडियली इनवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी इसके अंदर। ये पॉजिटिव से तो जाती है लेकिन इससे आती है, तो ये बुलाता है और ये आती है, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे आ रही है इसके पास, इस तरीके से। यही बनाया मैंने, आपको थोड़ी क्लियरिटी आ जाए इसके लिए, है ना। अब ध्यान से देखिए वापस, तो पहला रीजन कौन सा हो गया, P, दूसरा रीजन कौन सा हो गया, Q, तीसरा रीजन कौन सा हो गया, R, है ना, ठीक है। इसी को पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसे समझ लो। ये रीजन इधर है, ये रीजन इधर है, ये प्लेट है 1, ये प्लेट है 2, तो इस प्लेट 1 की वजह से जो E1 की डायरेक्शन होगी वो किधर आएगी, इधर। तो प्लेट 1 की वजह से E1 किधर है, ये ब्लैक वाला देखो, ये किधर है डायरेक्शन, इधर। तो E1 की डायरेक्शन किधर होगी, E1 की डायरेक्शन सर इधर होगी, प्लेट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा, बिल्कुल है सर ऐसा, सही है। अच्छा, इस प्लेट 2 की वजह से इधर देखो, प्लेट 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर देखो, ये रेड वाला है ना, तो ये किधर जा रही है, इधर जा रही है। तो ध्यान से देखो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी ना, रेड वाले की वजह से, 2 वाले की वजह से, तो ये रेड वाली है तो किधर जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर रहेगी, इधर रहेगी, सही है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक चीज और है, चलो छोड़ो इसको, रहने दो भी। इसके बाद में यहाँ ये वाला रीजन देखते हैं, R वाला। इसमें देखो ये ब्लैक वाली है, इस 1 वाली की वजह से आ रही है ब्लैक वाली, तो इस इधर देखो, इधर ये किधर जा रही है, रेडियली आउटवर्ड। तो E1 1 वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, ये ब्लैक वाला देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 किधर है, इधर है सर, ठीक है, इधर। और इस वाली की वजह से देखो, इस वाली की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, ये रेड वाली बना रही है, क्योंकि ये इनवर्ड यही तो लेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जा रही है, इधर। तो इधर E2 इधर आएगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, सही बात है। चलिए अच्छा, अब बीच में देखते हैं, बीच में ध्यान से देखो, ये वाली भी इधर जा रही है, ये वाली भी इधर जा रही है, इसका मतलब E1 भी इधर है और रेड वाला E2 भी इधर है। तो E1 और E2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव की वजह से भी इस तरफ और नेगेटिव की वजह से भी इस तरफ, तो दोनों की सेम रहेगी यहाँ। अच्छा ठीक है,
अब देखो ध्यान से, अब लिख लो वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ, फॉर रीजन P एंड R, P और R रीजन में क्या हो रहा है, दोनों अपोजिट है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो E नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों सिग्मा सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी रहेगी ना, तो यहाँ ध्यान रखना E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E ले लेंगे अपन, क्योंकि ये सेम ही है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी सेम है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो E1 माइनस E2 इक्वल्स टू E माइनस E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ, 0। तो आउटर जो सरफेस मतलब प्लेट का जो इधर वाला पार्ट और उधर वाला पार्ट है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ तक समझ में आना चाहिए। एंड फॉर रीजन, अब जो दूसरा रीजन उसको देख लो। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है Q। यहाँ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो E नेट कितना आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगी तो E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। अब E1 और E2 क्या है, दोनों E है, E प्लस E इक्वल्स टू 2E। E नेट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2E। सही है। अच्छा, इलेक्ट्रिक एक प्लेट के लिए E की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पढ़ा है कि नहीं हमने, अभी निकाला था ना एक प्लेट के लिए, अरे निकाला था ना एक प्लेट के लिए, सबसे पहले निकाला था। तो सिग्मा इसको लिख सकते हैं बट 2 इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। तो E नेट इस केस में कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में नहीं रहेगा। ये जो केस है, ये केस कैपेसिटर में आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, है ना। तो कैपेसिटर का स्पेशल केस है, ये कैपेसिटर के लिए होता है यहाँ, ठीक है, कि उसके अंदर दो ये कंडेंसर वगैरह होता है ना, इसमें कंडेंसर की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर दो प्लेट्स ऐसी होती है, एक पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक नेगेटिवली चार्ज होती है। तो उसके इधर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इधर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, और बीच में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसकी वजह से जो करंट है वो फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आता है आपको। तो ये बेसिकली हमारे आज की थ्योरी खत्म हुई है यहाँ से, है ना। अब इसके ऊपर ये जो कंसेप्ट है ना, ये वाला जो अभी पढ़ा है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, उसको देखिए एक बार। ये जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का 1.24 क्वेश्चन है ना। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है 1.24, ठीक है। चलिए, क्या बात कह रहा है, द टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स, दो टू है लार्ज है, दो लार्ज थिन मेटल प्लेट्स हैं। थिन है इसका मतलब समझ गए आप, सिंगल लेयर है चार्जेस की, पैरेलल टू ई पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, दोनों पैरेलल हैं, दो थिन लार्ज पैरेलल हैं और क्लोज हैं एक दूसरे के, ठीक है सर। ऑन देयर इनर सरफेसेस, on their inner faces the plates have surface charge densities of opposite sign। मतलब एक पॉजिटिव है ना, तो दूसरा क्या है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। ऑपोजिट साइंस बोला है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब एक तो प्लस सिग्मा है, वो कितना है 17 इंटू 10⁻²⁻22, और माइनस सिग्मा भी इतना ही दे रखा है इसने, 17 इंटू 10⁻²⁻22, है ना। तो इसकी वैल्यू एक सिग्मा तो ये है, एक ये है, इतना समझ लीजिए, क्योंकि इस पे चार नेगेटिव। फिर क्या कहता है, व्हाट इज, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है ई के बारे में, व्हाट इज ई, कि ई क्या रहेगा, ई क्या रहेगा, ठीक है सर। फर्स्ट ए, इन आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, मतलब फर्स्ट प्लेट यही तो है, सेकंड प्लेट ये है, तो फर्स्ट प्लेट के जो आउटर रीजन है ये, मतलब ये वाला, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है अपने को। दूसरा मान लो पी रीजन में, यह आउटर रीजन हो गया। दूसरा, इन आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, इस सेकंड रीजन के आउटर प्लेट में, आउटर प्लेट के सेकंड रीजन, जो सेकंड प्लेट के आउटर रीजन है उसमें। थर्ड, बिटवीन द टू प्लेट्स, बिटवीन द टू प्लेट्स, ऐसा ही तो है ना, इन दोनों प्लेट्स के बीच में, मतलब क्यू पे पूछ रहा है ये, कुल मिला के बात ये है। तो एक क्वेश्चन तो ये कर रहा है कि पी पे कितना, अब ये और ये वाले को मैच करके देखो, सेम ही तो है, सिग्मा सिग्मा दो सेम है, प्लस माइनस है, तो देखो सिग्मा सिग्मा सेम है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो बिल्कुल सेम ही तो है, ये वाला केस है ये। तो
आउटर रीजन P और R ये हो गया ना, तो एक क्वेश्चन का आंसर तो मतलब P पे पूछ रहा है ये, तो 0 रहेगा कि नहीं रहेगा। हमने P पे पूछ निकाला है, कितना निकाला है 0, और R पे भी निकाला है तो वो भी 0 है, तो B R के बारे में पूछा है एट R पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कितना रहेगा 0। आउटर रीजन ये वाले में ये वाले में, तो इन दोनों का आंसर तो क्या हो गया 0। अब बीच वाले पे पूछा है, बोला ना बिटवीन द प्लेट्स क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो ये रहा फॉर्मूला दोनों, फॉर रीजन Q मतलब बीच वाला, तो ई नेट कितना हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू हमको दे रखी है 17 × 10⁻⁻22। कोई आपसे बोले कि प्लस माइनस लिखना, नहीं लिखना क्योंकि वहाँ फॉर्मूले में नहीं है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मतलब वैल्यू कितनी आ गई 8.85 × 10⁻12। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 10⁻10 आ जाएगा। ये कितना हो गया 17 डिवाइड बाई 8.85 × 10⁻10। इसको सॉल्व करें अगर अपन पॉइंट हटाएंगे तो 00 हो जाएगा ना, तो ये हो गया 700,885 × 10⁻10, यही तो है। इसको थोड़ा कैंसिल आउट करते हैं, मान लो 5 से 5 1 जा 5, एक तो ये हो जाएगा 340, फिर कट सकता है 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 25, फिर कट सकता है ये कितने से 5 से, 5 6 जा 30, 5 8 जा 68, है ना। हाँ, तो इसमें इसका डिवाइड तो लग ही सकता है 68 35 तो 135 3 3 पॉइंट लगाएंगे 330, तो अप्रोक्सीमेटली 9 के आसपास आएगा, मतलब 1.9 समथिंग, 1.9 आगे तुम लोग कर लेना, है ना। 1.9 × 10⁻−10, जो भी आंसर आ जाए उसको अच्छे से कर लेना, आंसर आ जाएगा। ई नेट की वैल्यू है ये, समझ में आता है क्या आपको। न्यूटन पर कूलाम, है ना, न्यूटन पर कूलाम लिखना भूल गए हम। तो ये इसका आंसर है। एक्चुअली इसका आंसर दे रखा है 1.92, है ना, वो 1.92 आंसर दे रखा है। ये बिल्कुल सेम है कैपेसिटर के लिए, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे आया हुआ है। एक तो डेरिवेशन आ रखा है ना, एक ये वाला आ रखा है, एक ऐसे न्यूमेरिकल दे रखा है इसमें, तो तीनों में से कोई भी फॉर्म आ सकती है ना। ठीक है, तो आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है और हम लोग ये क्लासेस ऐसे ही जारी रखेंगे अपनी। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और देखते रहें NCERT फिजिक्स फंडा चैनल, और सपोर्ट जरूर करें विद योर लाइक्स। आपके लाइक ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से क्या है थोड़ा आगे तक स्प्रेड होता है वीडियो, तो व्यूज़ वगैरह आते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। और सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड से ज़रूर बोलें। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है हो सकता है एक आध दिन लेट आए या फिर आ भी जाए टाइम पे, एक आध दिन मैं कहीं रहूँगा इधर उधर, तो वो देखेंगे हम। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बताएं, और कुछ मान लो कोई सीरीज चलानी हो तो वो भी बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर प्रायोरिटी इज NCERT, है ना। NCERT एज इट इज़ आपको मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल NCERT ही पढ़ा रहा हूँ मैं, उसमें जैसी टर्म्स यूज़ हुई है वही लेंगे हम। ऐसा नहीं है कहीं से रेफरेंस बुक से पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल सेम NCERT पढ़ाई है। ठीक है, तो उसके लिए आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।